So we'll be starting with the chapter heredity and evolution. ठीक है. So both from the CBSE point of view and NTSC point of view, it is a very important chapter. तो ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं. तो पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए. This chapter will become very easy if we know the difference between genes, DNA and chromosome. तो इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, कि जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं पता तो आप इस चैप्टर को कभी भी नहीं समझ पाओगे. फैक्टर क्या है, ठीक है, क्रोमोसोम क्या है, सेल्स जब रेप्लिकेट करते हैं किस तरीके से, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है. सो लेट्स डिफाइन द बेसिक टर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अब इस चैप्टर का नाम ही पहले सबसे पहले हम इसी को जानते हैं, व्हाट इज हेरिडिटी. If A marries B, give birth to C. तो A और B दोनों के कैरेक्टर्स क्या C में जाएंगे? इसी को आप क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. दिस इज व्हाट यू कॉल इनहेरिटेंस. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास ऑन होना इज व्हाट यू कॉल इनहेरिटेंस. पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. If this is inheritance, then what is heredity? If C marries D, gives birth to E marries F, give birth to G. तो ये कैरेक्टर्स C और D से E में गए, फिर E और F से G में गए. ये पहली जनरेशन थी, ये दूसरी जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो जनरेशन ओवर जनरेशन जब कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? हेरिडिटी. ठीक है. सो पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स over several generations. So this difference must be clear to you. Inheritance क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, और हेरिडिटी मीन्स ओवर सेवरल जनरेशन जब कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं. ठीक है. अब डिफरेंस समझते हैं डीएनए, जीन और क्रोमोसोम के बीच में. So first of all, let us understand the DNA. So suppose this is your cell. In your cell, this is the nucleus. In this nucleus, there is a thread-like structure that you can see here. ये इस तरीके का दिखाई देता होगा आपको. ठीक है. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीएनए.
इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसकी बिल्कुल टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे हम, वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डीएनए। व्हाट इज डीएनए? DNA is basically the storehouse of genetic information. आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डीएनए को कह सकते हो कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, ये सारी जानकारी किसके पास होती है? आपके डीएनए के पास होती है। इट हाउसेस द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर्स। अब आपको बता दूं एक राज की बात कि जो डीएनए है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी लेंथ कितनी होगी। इट इज 2.2 मीटर्स। दिस इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। दिस इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। अब इतना बड़ा पॉलीमर 2.2 मीटर्स, तो आप सोचो किस तरीके से वो एक नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के साइज के न्यूक्लियस में फिट होता होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस डीएनए इज अकोमोडेटेड इन दिस न्यूक्लियस। तो ये सपोज कर लो ये था आपका डीएनए। तो ये डीएनए एक रस्सी की तरह है। अगर इस रस्सी को मैं किसी चीज के आसपास ऐसे फोल्ड कर दूं, इस तरीके से, किसी चीज के आसपास इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूं लाइक दिस, तो क्या इसका एरिया कम हो जाएगा? ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये जो डीएनए होता है ना, ये कुछ प्रोटीन्स के आसपास कॉइल्ड होता है। इट इज रैप्ड अराउंड सम प्रोटीन्स। अब ये रैप होते होते थोड़ा और क्या होता है, कंडेंस होता है इस तरीके से। इट विल कंडेंस और ये बन जाती है इसकी क्या, एक सोलिनॉइड फॉर्म। फिर ये थोड़ा सा और कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होते होते ये क्या बन जाएगा, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। सो दिस इज द डीएनए, the storehouse of your genetic information. Highly condensed form of this DNA is called chromosome. So DNA की condensed form is what you call chromosome. So many people do not know the difference between DNA and chromosome. Heredity इन दोनों के बीच का फर्क समझे बिना समझ में नहीं आती है। ठीक है। So chromosome is simply the condensed form of DNA. Now let us come to the gene. What is gene? एक और वर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है इस चैप्टर में, दैट इज एलील। ओके, तो इन दोनों ही चीजों को हम जानेंगे। जीन क्या है, एलील क्या है, क्रोमोसोम और डीएनए से ये दोनों कैसे डिफरेंट है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि जीन जो होती है ना, इट इज द एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ डीएनए। अल्टीमेटली आपका ये जो डीएनए होता है ना, इसकी जो डेस्टिनी है दैट इज टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। अब सपोज आपके डीएनए, किसी ने अपना एक डीएनए इनहेरिट किया अपने फादर से, और फादर की हाइट क्या है, टॉल है,
ठीक है, तो इस बच्चे को भी टॉल बनाना है, तो इसके डीएनए पे क्या होती है, बेसिकली देयर आर जीन्स जो कि इस टॉलनेस के कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. देयर आर जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए which express themselves in the form of protein called growth hormone. जब इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तभी तो वो क्या बनेगा, टॉल बनेगा. सो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो इंसान क्या होगा, टॉल. तो आप क्या कह सकते हो कि जीन किस में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ. तो जीन क्या है, इट इज द एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ डीएनए. ठीक है. अब अलील क्या है, तो सपोज हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं. लेट्स टेक अ कैरेक्टर दैट इज प्लांट हाइट. क्या सभी प्लांट्स की हाइट एक जैसी होती है, नो. सम आर टॉल एंड सम आर ड्वार्फ. तो ये जो हाइट होता है ना, ये कैरेक्टर होता है. कलर एक कैरेक्टर होता है. इसकी डिफरेंट टाइप्स को ट्रेट्स कहा जाता है. अब ये कैरेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके डीएनए पे बैठी हुई जो जीन्स है. ठीक है, ये जीन्स कंट्रोल कर रही है कैरेक्टर को. तो अगर ये सारी जीन्स एक जैसी होती तो कैरेक्टर एक ही जैसे होते, सारे प्लांट्स टॉल होते. इसका मतलब जीन की भी अलग अलग टाइप होती है. सो जीन की जो अलग अलग टाइप्स होती हैं उसी को आप क्या कहते हो, अलील. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन. सो जिस तरीके से जीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अलील आपके ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी. ठीक है, जो हमने देखी. दैट इज सबसे पहले वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम. डीएनए क्या है, दिस इज द कंडेंस्ड डीएनए आपका जो है, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जीन इज द एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ डीएनए. अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स. सो अ ग्रेट साइंटिस्ट ग्रीगर जोहान मेंडल So Mendel had a keen interest in knowing how the characters passed on from one generation to the next generation. तो इनका बेसिकली जो मेन स्टडी रहा है दैट इज ऑन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज इनहेरिटेंस. पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का पास ऑन होना इज दैट इज व्हाट यू कॉल इनहेरिटेंस. ठीक है, तो मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस को लेकर के क्या दिए थे, कुछ लॉज दिए थे. सो ही हैड गिवन सर्टेन लॉज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस. दे आर कॉल्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. अब कैसे ये लॉज दिए गए, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया और क्यों लिया, ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, तो सबसे पहले कोई साइंटिस्ट कोई एक एक्सपेरिमेंट करता है तो ये जानना ज़रूरी होता है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा मटेरियल लिया. सो बेसिकली Mendel had taken
garden peas for his experimental studies. अब पहला क्वेश्चन यही आता है कि इन्होंने पी प्लांट पे ही अपना एक्सपेरिमेंट क्यों किया. सो नंबर 1, pea plants have a short lifespan. As a scientist, प्लांट के शॉर्ट लाइफ स्पैन से, ठीक है, रिसर्च में क्या हेल्प होगी, रिजल्ट्स जल्दी आएंगे. ठीक है, तो शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब द रिजल्ट्स विल बी फास्टर. Number 2, pea plants are bisexual. अगर एक प्लांट बाइसेक्सुअल है, लेट सपोज दिस इज अ प्लांट, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन आसान होती है? भाई यहीं से ही पोलन मिल जाएंगे और यहीं पे ही हमारा स्टिग्मा भी है. क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन को आसान बना देगा? सो इट विल ईज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, ये एक फायदा हुआ. सो बिकॉज ऑफ दीज मेन 2 रीजंस, दैट इज दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, प्लस दे आर बाइसेक्सुअल. ठीक है, प्लस इसको कल्टीवेट करना आसान है. ठीक है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना आसान है. इट इज इजी टू कल्टीवेट दीज प्लांट्स. फॉर ऑल दीज रीजंस ही हैड टेकन द पी प्लांट्स एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे. अब ये क्रॉस ध्यान से समझना. मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है? द क्रॉस दैट इज कैरिड आउट फॉर अ सिंगल कैरेक्टर. द क्रॉस कैरिड आउट फॉर द सिंगल कैरेक्टर. तो लेट्स सपोज आप कोई भी क्रॉस अगर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा कि आप कौन सा कैरेक्टर लेकर के चल रहे हैं. ठीक है, यहां पे हम कैरेक्टर ले लेते हैं क्या? प्लांट हाइट. जब आप कैरेक्टर मेंशन करेंगे तो यहां पे आपको ट्रेट्स भी मेंशन करने होंगे. तो कुछ प्लांट्स इन्होंने लिए क्या? टॉल एंड सम ड्वार्फ. तो सम पी प्लांट्स दैट ही हैड टेकन वर द टॉल एंड सम वर ड्वार्फ. एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एक कैरेक्टर के लिए जो आप अलील्स शो करते हो वो हमेशा सेम लेटर से शो होते हैं. जैसे अगर टॉल के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है, यू विल यूज कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ के लिए यू विल यूज स्मॉल टी. जब भी आप अलील्स को लिखेंगे तो आप हमेशा इसको पेयर में लिखेंगे. ठीक है, इसका रीजन अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे. तो इन्होंने कुछ प्लांट्स लिए टॉल हाइट वाले और कुछ ड्वार्फ हाइट वाले. ठीक है, अब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं. So ये tall pea plant and this is the dwarf pea plant. तो capital T is crossed with a small t. सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है? पेरेंट जनरेशन.
ऑलवेज फॉलो दीज स्टेप्स, यू विल नेवर बी, ठीक है, डूइंग एनी मिस्टेक इन द प्रोसेस. सो पेरेंट्स जनरेशन आप लिखेंगे सबसे पहले. अब क्या होगा कि पेरेंट्स विल प्रोड्यूस द गैमेट्स. गैमेट्स जब भी बनते हैं तो क्या होता है, alleles segregate from each other like this. गैमेट्स बनाते समय हमेशा alleles को क्या कर देना है, segregate. This is the step number 2, that is gamete formation. अब गैमेट्स बनाने के बाद हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए फॉर द बिगिनर्स यू विल बी यूजिंग अ स्क्वायर दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट पुनेट. दिस इज कॉल्ड द पुनेट स्क्वायर. सो कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन सभी को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी. हियर ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड. अब देखो, खाली एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता, उसको ऑब्जर्वेशन भी देखनी होती है उसकी. तो सबसे पहले में व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर, कि पहली जनरेशन में, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, all the plants that we obtained were tall. All the plants were tall. तो ये पहली जनरेशन आ गई. अब इन्हीं का ही आपस में आप क्रॉस करा दोगे तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग. इन्हीं प्लांट्स का अगर आप आपस में क्रॉस करा दोगे, दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग. सेल्फिंग करके आपके पास क्या आ जाएगी, अगली जनरेशन आ जाएगी. सो सेल्फिंग कराते हैं इनकी, कैपिटल टी, दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग. अगेन नाउ ये जो प्लांट्स हमने पहली जनरेशन में ऑब्टेन किया, अब क्या बन जाएंगे, ये पेरेंट्स बन जाएंगे. और पेरेंट्स के अलील्स को आप क्या करोगे, इस तरीके से फिर से क्या करोगे, सेग्रीगेट करोगे. दिस इज कॉल्ड गैमेट फॉर्मेशन. अब इन गैमेट्स को अगेन आप किस में डाल दोगे, पुनेट स्क्वायर में. सो कैपिटल टी स्मॉल टी. सो दिस प्लांट इज टॉल, दिस प्लांट इज अगेन टॉल, this plant is again tall and this plant is dwarf. So what we can observe here, this is the second generation. इसको आप क्या कह सकते हो, F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, three plants that were obtained were showing the trait of dominance. These were tall and one plant that came here was dwarf. ठीक है, this was dwarf. अब देखो, जो ट्रेट हमें दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक ट्रेट्स. तो दिस रेशियो इज व्हाट यू कॉल फिनोटिपिक रेशियो. जो ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि 3 प्लांट्स टॉल है और एक क्या है, ड्वार्फ है. सो व्हाट यू विल गेट, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ. दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड आउट द जीनोटिपिक रेशियो, so one plant is capital T, 2 plants are capital T small t, two plants are capital T small t and one is small t small t. This is 1:2:1. So this is what you call genotypic ratio. ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आई,
1 is capital T, two are capital T small t and the one is small t small t. अब जीनोटाइप वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये दिस इज द जेनेटिक कॉम्पोजिशन, सिंपली जेनेटिक कॉम्पोजिशन. अब ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई. सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि भाई F1 जनरेशन में ऑल द प्लांट्स दैट केम आउट वर टॉल, और F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से एक हमारा जो प्लांट था वो ड्वार्फ निकल के आया. अब मेंडल ने यहाँ पे सोचा कि इफ इन द F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, तो F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ प्लांट कैसे निकल के आ गया. इसका मतलब क्या है कि F1 जनरेशन में ये जो स्मॉल t वाला अलील था, इसके ट्रेट को किसी ने क्या करके रखा था, हाइड करके रखा था. और इसी को आप क्या बोलते हो, लेट्स सपोज दिस इज द अलील कैपिटल T एंड दिस इज द स्मॉल t. इट इज हाइडिंग द इफेक्ट ऑफ स्मॉल t. दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस. सो यहां से बेसिकली इस क्रॉस से क्या निकला था, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस. So the result was Mendel's law of dominance. ये डोमिनेंस का लॉ देखो क्या कहता है कि अगर a character is controlled by a gene, ठीक है, विच इज हैविंग टू फैक्टर्स, लेट्स से उसमें हमने लिया एक कैपिटल T और स्मॉल t. इसको मेंडल ने एक टर्म दिया था दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स. कभी भी दो एक जैसे फैक्टर्स साथ में मौजूद होंगे, ठीक है, दो एक जैसे फैक्टर्स साथ में मौजूद होंगे, जैसे ये कैपिटल T है, तो द प्लांट विल बी टॉल. स्मॉल t साथ में है तो ये प्लांट क्या होगा, दिस विल बी ड्वार्फ. लेकिन कैपिटल T और स्मॉल t जब साथ में होंगे तो दिस प्लांट इज अगेन टॉल. तो वो कहता है कभी भी डिसिमिलर फैक्टर्स अगर साथ में प्रेजेंट होंगे तो वन विल ऑलवेज बी डोमिनेटिंग एंड द अदर वन विल बी रिसेसिव. तो एक हमेशा क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा एंड द अदर वन विल बी रिसेसिव. सो दिस इज व्हाट यू कॉल द लॉ ऑफ डोमिनेंस. व्हेनेवर dissimilar factors are present together, one is the dominating and the other one is recessive. ये स्मॉल t जब अपने वाले जैसे के साथ आएगा तभी कौन सा ट्रेट देगा, ड्वार्फनेस का ट्रेट देगा, ठीक है. लेकिन जब ये कैपिटल T वाले के साथ आ जाएगा तो ये कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. दिस इज व्हाट यू कॉल द लॉ ऑफ डोमिनेंस. Another very important law, law of segregation. Law of segregation क्या है, आपने जब भी गैमेट्स बनाए, लाइक दिस इज द पेरेंट, तो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट बनाते समय आपने अलील्स को एक दूसरे से अलग कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन. फैक्टर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. अब इस क्रॉस में आपने देखा कहीं प्लांट टॉल था या कहीं ड्वार्फ था. कोई ऐसा प्लांट तो नहीं आया जो इन बिटवीन द हाइट हो. तो कभी भी वो कहता है कि ट्रेट्स नेवर शो ब्लेंडिंग, नेवर शो ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग. दैट्स व्हाई इन इस क्रॉस one plant was the tall and the other one was the dwarf. There was no plant that was having in between height. ठीक है,
in the Mendel's monohybrid cross. So these two important laws came out of this monohybrid cross of Mendel.